अच्छा, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज शुरू करते हैं। पेरिफेरल किसे कहते हैं? पेरिफेरीज को, जो हमारे लिम्स हो गए, जो हमारे ट्रंक से जो दूर हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, उनको पेरिफेरीज कहते हैं। ठीक है, पेरिफेरल उनको जो आर्टरीज सप्लाई कर रही है, उनकी डिजीजेस क्या हो सकती है? सबसे पहले जो है क्रोनिक आर्टीरियल इंसफिशियंसी, मतलब वक्त के साथ साथ आर्टरीज में इंसफिशियंसी आ जाती है, उसे ब्लड कम पास करता है, तो इसको क्रोनिक आर्टीरियल इंसफिशियंसी कहते हैं। एक इसके बाद पड़ेगा एक्यूट आर्टीरियल ऑक्लूजन होगा। वो जो है उसमें क्या होगा, उसमें ब्लड क्लॉट बन जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादातर एथीरोस्क्लेरोसिस होती है। एथीरोस्क्लेरोसिस में प्लेग बन जाता है। प्लेग जो है वेसल को नैरो कर देता है। प्लेग बनने की रीजंस हो सकती है, ये ज़्यादातर उन पेशेंट्स को होते हैं जिनमें साथ ही साथ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी होती है। सही हो गया। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी उसकी वजह से वो होता है। हिस्ट्री ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी होता है। डायबिटीज़ और लंग डिजीजेस, इन लोगों में एथेरोस्क्लेरोसिस और भी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इन लोगों को ज़्यादा होती है। इसके अलावा जब आर्टरीज में नैरोइंग हो जाती है, तो कौन सी ज़्यादा जगह है लिम्स में जिसमें ज़्यादा ऑक्लूजन होती है? जो सबसे ज़्यादा ऑक्लूजन या स्टेनोसिस वाली साइड्स है, वो है सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी। हंटर केनाल में जो है मोस्टली होता है ये। एडक्टर केनाल का दूसरा नेम है हंटर केनाल। एडक्टर रीजन है ना, इधर केनाल है, इधर से आर्टरीज, वेसल्स, वेन्स और नर्व्स पास होती है। तो इस जगह पे जो है ब्लड रुक सकता है, इधर नैरो हो सकती है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा पॉप्लिटियल आर्टरी हो गई, पॉप्लिटियल रीजन से जो आर्टरी गुजरती है। इसके अलावा एओर्टो इलियक ऑक्लूसिव डिजीज, इन जगहों पे जो है ऑक्लूजन कॉमन है। रिस्क फैक्टर्स क्या है, किस वजह से एथीरोस्क्लेरोसिस होता है, किस वजह से आर्टीरियल इंसफिशियंसी होती है? सबसे पहले तो स्मोकिंग है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज को यूज है, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इन सब की वजह से जो है ना, ये एथीरोस्क्लेरोसिस और नैरोइंग ऑफ आर्टरी होती है। प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस क्या होगी? प्रोग्नोसिस कहते किसे है? एक बंदे को एक डिजीज हो जाए तो उसके आउटकम्स कैसे होगी, ये बंदा जो है इसका सर्वाइवल चांसेस कैसे है, ये हीलिंग के चांसेस है कि नहीं है। तो प्रोग्नोसिस जो है, अगर पेशेंट को इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन है, मतलब कि वो कोई काम करे उसके बाद उसे क्लॉडिकेशन पेन शुरू हो जाए। वो क्यों होता है पेन? मसल्स को जब ब्लड सही से नहीं मिलता तो पेन होता है। मसल्स को ब्लड एक्सरसाइज करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें एक्सर्शन हो, मसल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जब नहीं मिलेगा तो उसमें पेन हो सकता है, तो इसको इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन कहते हैं। तो ये जो होता है ज़्यादातर एक्सरसाइज के साथ होता है। ठीक है, तो वैसे नॉर्मली इसमें नहीं होता पेन। तो ऐसी अगर कंडीशन है जिसमें सिर्फ इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन है, तो उसमें प्रोग्नोसिस अच्छी होती है। इसके अलावा अगर पेशेंट जिसको रेस्ट में भी पेन हो रहा है और अल्सर्स बन रहे हैं ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से, तो इसकी बहुत बुरी प्रोग्नोसिस है। डायबिटीज़ और स्मोकर्स जो होते हैं उनमें ऐसे केसेस आ सकते हैं कि उनकी इतनी नैरो हो जाती है आर्टरी के इस्केमिक अल्सर्स और पेन शुरू हो जाता है रेस्ट में। तो ये इसके बारे में जनरल ओवरव्यू था। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले सिम्टम्स को देखें तो सिम्टम्स में जो है दो सिम्टम्स आ सकते हैं, या इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन या रेस्ट में पेन। ठीक है, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन वो जब लड़का, जिस पेशेंट को मसला है, वो थोड़ा सा डिस्टेंस चले, उसको पेन तब शुरू होता है। ये जो होता है सेम डिस्टेंस वो जब चलेगा, लेट सपोज मैं 10 मीटर्स चलता हूँ, उसके बाद मुझे पेन शुरू हो जाता है। अगली बार भी वो 10 मीटर्स ही चलेगा, उसे पेन होगा। तो डिस्टेंस रिलेटिवली सेम रहता है। सही हो गया। और रेस्ट करने से वो वाला पेन ख़त्म हो जाता है। या इसके अलावा रेस्ट में भी पेन हो सकता है बाज़ लोगों को जिसकी प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर है। रेस्ट में अगर पेन हो तो ज़्यादातर नाइट में जब लेटते हैं तब होता है। सही हो गया। और डिस्टल मेटाटार्सल्स वाले एरिया में ज़्यादा होता है, उधर आर्टरी स्मॉल होती है और नैरो हो जाए तो फिर तो बिल्कुल ही ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। इनको रिलीफ कैसे मिलता है? जब पाँव को थोड़ा बहुत नीचे रखते हैं, जब पाँव को नीचे ज़मीन के साथ लगाते हैं तो ग्रेविटी की वजह से ब्लड का प्रेशर नीचे की तरफ आता है, तो जिसकी वजह से उन एरियाज़ पे ब्लड सप्लाई थोड़ी बहुत आ जाती है, जिसकी वजह से पेन थोड़ा बहुत कम हो जाता है। लेकिन इसमें इस्कीमिया के चांसेस होते हैं, इसलिए इंटरवेंशन की ज़रूरी इसमें इंटरवेंशन करना ज़रूरी है। सिम्टम्स में इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन और रेस्ट पेन हो गया। अब साइंस देखें तो साइंस में जो है सबसे पहले पल्स एब्सेंट होगी। ठीक है, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम आ रही है इधर, तो पल्स, मस्कुलर एट्रोफी, हेयर ग्रोथ कम हो जाएगी, थिक टोनेल्स हो गए, क्लबिंग भी हो सकती है, डिक्रीज स्किन टेम्परेचर, साथ ही साथ इस्कीमिया हो सकता है, इस्कीमिक अल्सर्स बन सकते हैं। टोज वाली रीजन जितना दूर हो उतने ज़्यादा बनते हैं, तो लोकलाइज स्किन नेक्रोसिस उधर हो सकती है। ट्रॉमा हो जाए तो वो हील नहीं होता।
इसके अलावा टिश्यू इन्फॉर्मेशन गैंग्रीन हो जाती है एंड स्टेज डिजीज़ में, सही हो गया। और पेलर ऑफ एलिवेशन एंड रूबर ऑफ डिपेंडेंसी। पेलर ऑफ एलिवेशन जब वो पाँव ऊपर कर लेता है, लिम्ब ऊपर कर लेता है, तो उधर ब्लड सप्लाई कम मिलती है, वो जगह पेल हो जाती है, येलो हो जाती है। रूबर ऑफ डिपेंडेंसी, डिपेंडेंट स्टे उसमें जो है ना, इसका कलर रेड हो जाता है, जब नीचे करते हैं तो रेड हो जाता है पाँव का कलर, सही हो गया। तो इन्होंने ये बात लिखी हुई है। अच्छा, इसकी डायग्नोसिस कैसे होगी? तो डायग्नोसिस जो है 3 तरीकों से कर सकते हैं। पहले जो है एंकल टू ब्रेकियल इंडेक्स। एंकल टू ब्रेकियल, ब्रेकियल कहते हैं आर्म को। तो एंकल का बीपी और आर्म का बीपी चेक करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो एक रेशियो आती है। एंकल का बीपी ज़्यादा होगा और अगर आर्म का बीपी कम हुआ तो रेशियो हमारे पास ज़्यादा आएगी, 1 से ज़्यादा आएगी। अगर आर्म का बीपी ज़्यादा हुआ और एंकल का कम हुआ तो हमारे पास जो रेशो कम आएगा 1 से, सही है। नॉर्मली जो है ABI एंकल ब्रेकियल इंडेक्स जो है वो 1.3 तक होता है, 0.9 से 1.3 तक। इससे अगर ज़्यादा हो, 1.3 से ज़्यादा हो, तो ये सेवेयर डिजीज़ इंडिकेट करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर 0.7 से कम हो तो फिर जो है क्लॉडिकेशन का पता चलता है कि क्लॉडिकेशन हुई है, मतलब इतनी ज़्यादा जो है ये वेसल्स इतनी ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट नहीं हुई हुई, लेकिन क्लॉडिकेशन है, पेन होगा अगर ये चलेगा तो। और रेस्ट पेन जो कि सवेयर स्टेज है उसमें 0.4 से भी कम चला जाता है ABI रेशो, ठीक है। पल्स वॉल्यूम रिकॉर्डिंग जो कफ के थ्रू बीपी कफ होता है उसके थ्रू पता लगाते हैं कि कितनी इधर वॉल्यूम आ रहा है, पल्स एक हर एक बीट के साथ कितना ज़्यादा ब्लड आ रहा है, उससे पता चल सकता है। इसके अलावा आर्टीरियोग्राफी जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है डायग्नोसिंग टूल, ठीक है। इसके थ्रू कंट्रास्ट डालते हैं वेसल्स में और उसे पता लगाते हैं कि ब्लड कितना आ रहा है और किस जगह पे ऑक्लूजन हुई हुई है, वो भी पता चल सकता है। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? ट्रीटमेंट में 2 ऑप्शंस हैं, कंज़र्वेटिव मैनेजमेंट कर सकते हैं या सर्जरी। सर्जरी जो है वो सेवियर केसेस में, कंज़र्वेटिव मैनेजमेंट इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, और ये जो रेस्ट पेन में होता है सर्जरी होती है। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन चलने के साथ वो पेन होता है, इतना सेवियर नहीं होता, मतलब उसमें इतनी वो नहीं हुई होती, स्टेनोसिस नहीं हुई होती। तो उसमें सबसे पहले तो स्मोकिंग को, अगर बंदा स्मोकिंग कर रहा है उसकी स्मोकिंग को ख़त्म करनी है, क्योंकि उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है। इसके अलावा एक्सरसाइज प्रोग्राम इसमें इनिशिएट करना है। फुट केयर, डायबिटिक पेशेंट्स में और भी ज़्यादा ख्याल रखना है फुट का। एथेरोस्क्लेरोटिक रिस्क फैक्टर्स जो है जैसे हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, वेट, डायबिटीज़ वगैरह जितने भी हैं उन सब को ठीक करना है। इसके अलावा कोल्ड से, ज़्यादा एक्सट्रीम्स ऑफ कोल्ड से बचना है, क्योंकि उसमें वैसोकंस्ट्रिक्शन और भी ज़्यादा हो जाती है तो और भी ज़्यादा चांसेस हैं नेक्रोसिस के। एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल भी दे सकते हैं इसमें। सिलोस्टाजोल भी देते हैं जो कि प्लेटलेट एग्रीगेशन को कम करता है और डायलेशन ऑफ आर्टीरियोल्स करता है। अच्छा, तो ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट थी। सर्जिकल में क्या करते हैं? सर्जिकल में अगर रेस्ट पेन है, अल्सर्स बन रहे हैं, तो उसमें या तो एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं या सर्जिकल बाईपास ग्राफ्टिंग कर सकते हैं।